नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका के सैन्य हमले की निंदा की। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन बताया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान की स्थिति को देखते हुए कल आपात बैठक बुलाई। कहा, ईरानी परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद विकिरण स्तर में वृद्धि के अब तक कोई संकेत नहीं। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर फिर मिसाइल हमले किए। श्रीलंका और नेपाल ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अपने नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और हेडिंग्ले में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड आज अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 209 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को क्रूर आक्रामक कार्रवाई बताया और इसके परिणामों के लिए पूरी तरह से अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने देश के 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। श्री अराक्ची ने चेतावनी दी कि इन हमलों के दूरगामी परिणाम होंगे। अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद जारी बयान में ईरान ने अमेरिका पर इजराइल के साथ तालमेल का आरोप लगाया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने उसके उन शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में थे। ईरान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र, उसकी सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से अपील की है कि वे इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें। समाचार कक्ष से वैष्णवी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए कल एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। इस बीच ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने IAEA को लिखे एक पत्र में कहा है कि उनका देश अमेरिकी हमलों की जांच कराना चाहता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से ये भी चाहता है कि अमेरिकी हमलों की निंदा करे। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की थी कि ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों से विकिरण के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि और जानकारी मिलने पर आगे आकलन किए जाएंगे। अमेरिकी हमलों के बाद एजेंसी की ये पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह। ईरान ने आज सुबह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इस साल की अपनी सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल बमबारी की, जिसमें वेव 20 ने बेन गुरियन एयरपोर्ट, जैविक अनुसंधान केंद्रों और कमान और नियंत्रण सुविधाओं को निशाना बनाया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने पुष्टि की है कि ये हमले हाल ही में ईरानी क्षेत्र पर अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के जवाब में किए गए। इजरायली रक्षा सूत्रों के अनुसार ईरानी मिसाइल बैराज में लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौती और इराक में विभिन्न मिलिशिया सहित ईरान के सहयोगी प्रॉक्सी गुटों के व्यापक नेटवर्क से अमेरिकी सहयोगियों और रणनीतिक हितों पर हमले तेज होने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब और उससे आगे तक संघर्ष का विस्तार हो सकता है। होर्मुज जलडमरू मध्य, जो दुनिया के तेल और प्राकृतिक गैस के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी है, बंद या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो सकता है, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमले शानदार सफलता है। उन्होंने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को रोकना और दुनिया में आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले सबसे बड़े देश से उत्पन्न परमाणु खतरे पर रोक लगाना है। Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive
enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करने के ट्रंप के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे इतिहास बदल जाएगा। His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरश ने ईरान पर अमेरिकी हमले को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया है। उन्होंने सदस्य देशों से तनाव कम करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों के तहत अपने दायित्वों को निभाने का आह्वान किया। इस बीच ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत करीब 1117 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कल रात मशाद से विशेष विमान 290 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी एम्बेसी को, जो हम लोग बेचारे हमारे पीछे दिन रात लगे रहे, और हमारी मोदी सरकार का जिंदाबाद। Thank you India and thank you Indian embassy. They helped us a lot in every situation. They were with us in every situation. All credit goes to them. ईरान में तकरीबन 2 साल हो गए रहते हुए। वहाँ पे मैं मेडिकल की पढ़ाई करता हूँ तेहरान में, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। मैं सरकार का काफी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नेपाल और श्रीलंका ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान से उनके नागरिकों की वापसी में मदद के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। ईरान में भारतीय दूतावास ने कहा है कि नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के अनुरोध पर दोनों देशों के नागरिकों को निकालने के प्रयास किए गए। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को पहलगाम आतंकी हमले की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया कि इनमें बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क में रहने वाला बशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 हथियारबंद आतंकियों की पहचान उजागर की है। एजेंसी ने बताया कि सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और आतंकी गुट लश्कर ए तैयबा से संबद्ध थे। एनआईए के मुताबिक इन लोगों ने जानबूझकर तीनों आतंकवादियों को हमले से पहले हिल पार्क में पनाह दी। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान ने बीते सप्ताह बृहस्पतिवार को कुनमिंग में 9वीं चीन दक्षिण एशिया प्रदर्शनी और 6ठी चीन दक्षिण एशिया सहयोग बैठक के दौरान एक अनौपचारिक त्रिपक्षीय बैठक की। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैठक के दौरान तीनों पक्षों ने आपसी विश्वास, समझ और क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए साझा दृष्टिकोण के आधार पर संभावित त्रिपक्षीय सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्र सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 1 दशक में उल्लेखनीय बदलाव से गुजरा है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम भारत की ऊर्जा क्रांति की बात कर रहे हैं, जो साहसिक सुधारों, रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि और स्वच्छ, विश्वसनीय और समावेशी ऊर्जा के लिए एक मजबूत प्रयास का एक दशक है। पिछले 1 दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि हुई है। जून 2025 तक देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 476 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें आधे से अधिक ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रही है। सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा से ही 226 गीगावाट की क्षमता प्राप्त हुई है, जिससे भारत अब सौर ऊर्जा में दुनिया में तीसरे और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। अप्रैल 2018 तक भारत के 100% गाँवों का विद्युतीकरण हो गया था और तब से 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ा गया है। बिजली की
कमी 2014 में 4% से घटकर अब सिर्फ 0.1% रह गई है, जबकि प्रति व्यक्ति बिजली खपत में 45% का इजाफा हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में घरों को रोशन कर रही है, वहीं पीएम कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणाली प्रदान कर रही है। पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता दोगुनी हो गई है और जल विद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा में भी स्थिर वृद्धि जारी है। इसी बीच भारत का कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक किया गया है, जिसके चलते रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आयात पर निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी भी आई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तक भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि एक स्वच्छ भविष्य की ओर भी बढ़ रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब बात खेलों की। लीड्स में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन इंग्लैंड पहली पारी में 3 विकेट पर 209 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। एक रिपोर्ट। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने पहली पारी में 471 रन बनाकर 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में अच्छी शुरुआत की थी। हालांकि अंतिम 7 विकेट महज 41 रन पर खोकर भारतीय टीम और बड़े स्कोर से महरूम रह गई। पहला दिन जहां भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा था, वहीं दूसरा दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों और बल्लेबाजों के नाम रहा। ऑली पॉप के नाबाद 100 रन और बेन डकेट के 62 रन के सहारे इंग्लैंड की टीम ने दूसरे दिन 3 विकेट पर 209 रन बनाए। तीनों विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे। भारतीय खिलाड़ियों ने बुमराह की गेंदों पर 3 कैच न छोड़े होते तो हालात कुछ और होते। आज तीसरे दिन फील्डर्स के साथ साथ अन्य भारतीय गेंदबाजों को भी बुमराह का साथ देना होगा। इस बीच कनाडा ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे। अमेरिकी क्वालिफायर में बहामास पर शानदार जीत के बाद कनाडा ने अपना स्थान सुनिश्चित किया। ये टूर्नामेंट में उसकी लगातार 5वीं जीत थी। टेनिस से आ रही खबर में माया राजेश्वरन ने जर्मनी में ITF ग्लैडबैक में सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 16 वर्षीय राजेश्वरन ने फाइनल में स्विट्जरलैंड की नोएलिया मंटा को हराया। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय युवा कार्य तथा खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से ओलंपिक दिवस दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा भी मौजूद थीं। बाद में मीडिया से बात करते हुए श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में ओलंपिक दिवस समारोह और दौड़ से बेहद खुशी मिली, क्योंकि हजारों दिल्ली वासियों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों की सराहना की है। कल विशाखापट्टनम में 3 लाख से अधिक लोगों के साथ अब तक के सबसे बड़े योगाभ्यास का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योगांध्र पहल और विशाखापट्टनम का कार्यक्रम कई लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि योग एक बार फिर लोगों को एक साथ लाया है। भारतीय नौसेना अगले महीने की 1 तारीख को रूस के कलिनिनग्राद में अपने नवीनतम स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट तमाल का जलावतरण करेगी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये पिछले 2 दशकों में रूस से शामिल किए गए क्रिवाक श्रेणी के फ्रिगेट की श्रृंखला का 8वां जहाज है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को गुजरात तट, पूरे कोंकण तट, सोमालिया तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका के सैन्य हमले की निंदा की। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन बताया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान की स्थिति को देखते हुए कल आपात बैठक बुलाई। कहा, ईरानी परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद विकिरण स्तर में वृद्धि के अब तक कोई संकेत नहीं। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर फिर मिसाइल हमले किए।
श्रीलंका और नेपाल ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अपने नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और हेडिंग्ले में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड आज अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 209 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।